गुड मॉर्निंग क्लास, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वर्तमान भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको समझने के लिए हमने इसे दो भागों में बांटा है। पहला भाग भारतीय शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं और अब तक की भारत की शिक्षा नीतियों के बारे में। दूसरा भाग वर्तमान शिक्षा पद्धति यानी 2020 की मुख्य बातें। सबसे पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात की जाए तो भारत ज्ञान, आध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता रहा है, या फिर ये कहें कि संपूर्ण विश्व ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों ने प्राचीन काल में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, और इसके अलावा भारत की प्राचीनतम गुरुकुल शिक्षण पद्धति दुनिया के लिए रोल मॉडल है, दुनिया के लिए चिंतन और मनन का विषय रही है। इसी के अंतर्गत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भी 1813 में सबसे पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, और फिर 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बात कही गई, और अंततः शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लागू किया गया, जिसके तहत प्राइमरी स्तर पर यानी प्राइमरी स्टेज में मातृभाषा में शिक्षा और हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में देने की बात की गई। और फिर 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और हंटर कमीशन 1882 जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को सुधारने की बात कही गई, 1902 के रैले कमीशन और 1917 के सैडलर आयोग तथा महात्मा गांधी के सार्जेंट कमीशन और 1948 के राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक काम किए थे। अंततः भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लागू किया गया था, जिसमें शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान लाए गए थे, आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो कि भारत की आज़ादी के बाद की दूसरी शिक्षा नीति थी। कुछ आमूलचूल परिवर्तनों के बाद 1992 में इसे लागू कर दिया गया, जो अब तक लागू रही। लेकिन वर्तमान भारत सरकार द्वारा 2014 से ही नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी हेतु काम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसीलिए 2015 में टी.एस. सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। अंततः के कस्तूरी रंगन कमेटी यानी 2016-17 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तय करने हेतु गठित की गई थी, जिसने 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष नई शिक्षा नीति से संबंधित एक मसौदा रखा था, और 29 जुलाई 2020 को सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसे ही वर्तमान शिक्षा नीति के रूप में जाना जा रहा है। क्या है इस शिक्षा नीति की विशेषताएं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शिक्षा नीति से संबंधित बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उन सब में ये 10 मुख्य बिंदु हैं जो कि नई शिक्षा नीति की विशेषता है। सबसे पहले एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति और एक सिलेबस की बात कही गई है। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी एंड 1 सिलेबस संपूर्ण देश में लागू होगा, जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। दूसरा 10+2 मॉडल को 5+3+3+4 मॉडल कर दिया जाएगा। इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, कक्षा 6 यानी क्लास 6 के बाद ही
शिक्षा को रोजगार परक और बहुआयामी बनाने हेतु वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होगी। इसके अलावा कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जो कि शिक्षा में एक नवोन्मेषी परिवर्तन होगा। चौथा, त्रिभाषा फॉर्मूला, जो कि पहले से ही लागू था, उसके अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी के अलावा मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है और उसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। पांचवा पॉइंट, भारत सरकार अपना जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में यह भी एक परिवर्तन होगा। जो वर्तमान में लगभग 3% खर्च किया जाता रहा है, उसे दुगुना करके 6% कर दिया जाएगा। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं और नए परिवर्तन होने की संभावना है। छठा टॉपिक, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान का गठन करने की बात की गई है। अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरप्रिटेशन एक नई संस्था होगी जो भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास हेतु काम करेगी। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु परख नामक एक संस्था के माध्यम से नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। अर्थात छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन परख नामक एक संस्था करेगी। उसका उद्देश्य रहेगा कि पूरे राष्ट्र के स्तर पर असेसमेंट करना। पाली, प्राकृत और फारसी भाषाओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। और छात्रों को अपने भविष्य से संबंधित निर्णय लेने में सहायक संस्था के रूप में, छात्रों को अपने भविष्य से संबंधित निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा, जो कि छात्रों को उनके भविष्य से संबंधित निर्णय लेने में मददगार होगा। और सबसे बड़ी बात, विश्व की टॉप 100 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को भारत में आमंत्रित किया जाएगा कि वो शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन करें। यानी भारत के लोग भी विश्व की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तलाशेंगे। ठीक है, ये बातें हमारी वर्तमान शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण 10 टॉप मोस्ट बातें। इसी शिक्षा नीति को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार समझने का प्रयास करें, यानी 5+3+3+4 मॉडल क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा नीति में किसको क्या मिला, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में, और शिक्षक शिक्षा में टीचर एजुकेशन। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, जिसे 10+2 कहा जाता था, अर्थात 1 से 10वीं तक की शिक्षा और +2 यानी इंटर हो जाता था। अब उसे 5+3+3+4 कहा जाएगा। इसके भी 4 स्टेज हैं, यानी फाउंडेशन स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, यानी इन 4 स्टेजों से गुजरने के बाद आप 12th तक की परीक्षा पास कर चुके होंगे। उसमें भी सबसे पहले है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल की होगी। इसका 2 भागों में विभाजन हुआ है। पहले 3 साल प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी के रूप में होंगे। यहाँ पर बच्चे 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होंगे और उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी सुरक्षा हेतु वहाँ पर एक संस्था काम करेगी, जिसे ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। बाद के 2 साल यानी क्लास 1 और 2 यहाँ पर 6 से 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को किसी प्रकार के एग्जाम के टेंशन से मुक्त रखा जाए, अर्थात खेल खेल में शिक्षा, जो कि फ्रोवेल के शिक्षा सिद्धांत में भी कहा गया था। दूसरी स्टेज है
प्रीपैरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की होगी, इसमें कक्षा 3, 4 और 5 यानी क्लास 3rd, 4th और 5th की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मदर लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज को भी रखा जा सकता है आधार, और इसमें एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात की जाएगी, यानी रचनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने का लक्ष्य रखा जाएगा ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर घरों में न बैठे रहें। और यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम की शुरुआत की जाएगी, यानी बच्चों के एग्ज़ाम की शुरुआत 8 साल के बाद अर्थात क्लास 3rd से शुरू होगी। इसका उद्देश्य ये भी रहेगा कि बच्चों में जो बोझ का, बस्ते का बोझ था यानी बैग का जो बोझ था उसको कम कर दिया जाए। तीसरी स्टेज यानी मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की होगी। इसमें क्लास 6, 7th और 8th जिसे हम जूनियर कहते हैं, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें सिलाई, कताई, बुनाई जो भी बच्चा करना चाहे, जिस क्षेत्र में भी वो इंटरेस्ट लेना चाहे। दूसरा, कंप्यूटर कोडिंग के माध्यम से, इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे का समाज आर्थिक विकास होगा, और उसके अलावा मैथ्स, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, और एक भारतीय भाषा का ज्ञान भी दिया जाएगा। चौथा जो हमारी स्टेज है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल की होगी, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। यहीं पर बच्चों की सेमेस्टर प्रणाली यानी एग्जाम से संबंधित सेमेस्टर प्रणाली लागू रहेगी, लेकिन हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है। स्ट्रीम सिस्टम समाप्त, यानी हाई स्कूल के बाद जब इंटर में हम प्रवेश करते हैं तो हमें साइंस, आर्ट या कॉमर्स उस सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, तो वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम की समाप्ति, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा एक विदेशी भाषा का ज्ञान भी दिया जाएगा। यह है हमारी 5+3+3+4 शिक्षा की महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हायर एजुकेशन में हुआ है वो है इंटर के बाद जब आप कॉलेज में यानी हायर एजुकेशन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक परीक्षा होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, हायर एजुकेशन में क्या परिवर्तन और प्रावधान लाए गए हैं। सबसे पहले स्नातक में प्रवेश हेतु स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कॉमर्स का कॉन्सेप्ट खत्म। रुचि के अनुकूल शिक्षा होगी, जैसे सब्जेक्ट आप चुनना चाहें। दूसरा, स्नातक में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। इसी कॉमन एडमिशन टेस्ट के आधार पर आपकी योग्यता की पुष्टि होगी और इसको कराने का कार्य नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम रहेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। अर्थात अगर 1 वर्ष की डिग्री लेते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष की डिग्री के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष बाद आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अर्थात आपका स्नातक परीक्षा का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। इससे फायदा ये होगा, जब आप पीजी में प्रवेश करेंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश करेंगे तो आपको 1 ही वर्ष का पीजी करना पड़ेगा, जबकि जो 3 साल तक ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन के अंदर पीएचडी 4 वर्ष की होगी। आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया, 1 साल का एमए करने के बाद आप पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं, और एमफिल प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप 2 साल का पीजी करेंगे, तब पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। यह था हायर एजुकेशन में शुरुआत। इसके अलावा बीएड करने के लिए इंटर के बाद भी बीएड किया जा सकता है। तो बीएड इंटर के बाद भी होगा, इंटर के बाद 4 वर्ष का होगा बीएड, और ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का होगा, और पीजी के बाद 1 वर्ष का होगा। ठीक है,
शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं? पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी हेतु अलग अलग आयोग गठित किए जाएंगे। टीचर बनने के लिए बीएड और टीईटी अनिवार्य होगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण होगा डेमो, स्किल और इंटरव्यू कार्यक्रम। गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों को अलग किया जाएगा। आम चुनाव को छोड़कर एमडीएम यानी मिड डे मील और बीएलओ से भी टीचरों को मुक्त कर दिया जाएगा। संपूर्ण देश में एनसीईआरटी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही होगी, अर्थात एनसीटीई और यूजीसी समाप्त। राइट टू एजुकेशन को 12वीं तक लागू कर दिया जाएगा अथवा 18 वर्ष की उम्र तक लागू कर दिया जाएगा। मिड डे मील के अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर पदोन्नति के आधार पर होंगे। यह है हमारी शिक्षा नीति 2020। संभवतः 2022 के बाद ही इस शिक्षा नीति को लागू किया जा सकेगा और इसके जो सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम आएंगे वो 2030, 35 और 40 के बाद ही आ सकेंगे। इसीलिए आलोचना करना इस समय ठीक नहीं है। फिर भी अगर इस शिक्षा नीति से संबंधित जो नकारात्मक पहलू सामने आ रहे हैं वो ये कि यानी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग आयोग हैं, अलग अलग आयोगों में जो आपस में कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी वो। दूसरा, त्रिभाषा फॉर्मूला शिक्षा से संबंधित, अर्थात 1 से लेकर 5वीं तक प्राइमरी एजुकेशन में जो त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है वो अनिवार्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। यद्यपि यह बाध्यता होता तो समस्या और बड़ी होती, इसलिए इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। इसका मतलब होगा कि जो जिस विषय में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो जिस स्ट्रीम में या लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कर सकता है। बहरहाल जो भी समस्याएं हैं, हम, आप और हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करेगी और इसे समझने का प्रयास करेगी। इसीलिए मैं सभी अभिभावकों, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, उनको भी इस शिक्षा नीति के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और इसे अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें और इसी के माध्यम से धीरे धीरे ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया के सामने आएगी और यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और थी कि हमने अपनी शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने की बात कही थी, लेकिन उसमें चीनी भाषा मंदारिन को स्थान नहीं दिया गया था। और जो भारत चीन के वर्तमान में जो संबंध रहे हैं उसके मद्देनज़र रखा गया है। हो सकता है भविष्य में मंदारिन को भी स्थान मिल जाए। इससे क्या होगा, शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन होगा, यानी हम किसी भी देश के अच्छे राष्ट्रीय संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे या फिर भारत में बैठे हुए किसी भी विषय की यानी जर्मन, फ्रेंच, रशियन किसी भी लैंग्वेज में हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही इस शिक्षा नीति की खास विशेषता है। यहीं पर हम अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद।